नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक ऐसे शख्स के साथ हम बैठे हैं बातचीत करने के लिए जो युवा मोर्चा के पृष्ठभूमि से, संघ के पृष्ठभूमि से, या यूं कहा जाए कि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रदेश भर में पहचान बनाने वाले, आज विष्णुदेव साय सरकार में उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग जिनके पास, गृह विभाग सहित कई अहम विभाग जिनके पास है, विजय शर्मा जी हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार आपका। विजय शर्मा एक साधारण सा नाम, चुनाव से कुछ दिन पहले तक युवा मोर्चा के अध्यक्ष आप हुआ करते थे और आज प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। कैसा सफर रहा? नहीं, मैं तो अब भी उतना ही साधारणपन महसूस करता हूं और उतना ही सामान्य विषय अभी भी मुझे लगता है। हाँ, ये जरूर लगता है कि काम करने का एक अवसर मिला है, तो गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है तो काम अच्छे से कर लें। हमको भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हो, मैं सोचता हूं, सिर्फ ये नहीं सोचता है कि मेरे कार्यकाल तक का ही कुछ हो, ये जरूर सोचता है कि समाज की सेवा हो, ये जरूर सोचता है कि देश आंतरिक और बाह्य तौर पर मजबूत हो और उसके लिए जो करना चाहिए वो सब मिलकर करते हैं। कौन है विजय शर्मा? कैसे हम जानेंगे उनको? हाँ, मतलब एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक देश और समाज के प्रति चिंता, सेवा करने वाला कार्यकर्ता, आम जनता के विषयों को लेकर करने वाला एक आंदोलन करने वाला एक व्यक्ति आप ये मान लें, या आम जनता के विषय को लेकर के आगे बढ़ने वाला। बहुत सारे लोगों को अपने टू व्हीलर के पीछे बिठा करके विद्युत विभाग के कार्यालय या तहसील कार्यालय जाने वाला, बहुत से लोगों के बीच बैठकर धान वगैरह की बिक्री जब नहीं हो रही थी उस समय आंदोलन करने वाला, मतलब ऐसा ही सड़कों पर जनता की लड़ाई लड़ने वाला। मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आपने कहा कि जब धान बिक्री नहीं होता था, हम तो अभी भी आपका वीडियो देखते हैं, आप जमीन में बैठकर आराम सहजता से लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, वो जमीन पर बैठना या वोट भी वैसे ही बैठकर मांगे थे, तो जिस जनता ने इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया उसके सामने तो वैसे ही बैठना है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और वही बड़ा सिंहासन, बड़ा आसन है। मुझे बिल्कुल ये लगता है जमीन महंगी होती है, उस पर रखी हुई कुर्सी सस्ती होती है। कैसे पद मिलने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद कितना परिवर्तन आया आपके अंदर? मैं तो सोचता हूं कि नहीं आया है, अब वो और सब लोग बेहतर बताएंगे। मैं पूरी कोशिश भी यही करता हूं कि नहीं आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश भी यही करता हूं कि और विनम्र होकर के, और अधिक मेहनत करके, और अधिक पसीना बहाकर, और लोगों से जुड़कर अगर काम कर सकूं तो मैं ठीक हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। रात 2 बजे 3 बजे तक कौन काम करता है? मैं करता हूं और मुझे लगता है कि सब लोग करते हैं। सबको मेहनत करना ही पड़ता है। जिसको भी दायित्व सरकार में मिला है उनको तो सबको मेहनत करना पड़ता है, वो सभी करते होंगे भाई। क्या सोच है इसके पीछे? रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आप लगातार काम करते हैं और फिर सवेरे से एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि विभागों के काम बहुत बड़े हैं और इन विभागों के माध्यम से बड़ा काम किया जा सकता है। एक लाइन में मैं आपसे कहूं तो राजनीति को मैं ये सोचता हूं कि ये शक्ति की आराधना है, शक्ति की आराधना है और इससे ताकत प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन खड़ा किया जा सकता है। मैं इसी कोशिश में रहता हूं। विधानसभा चुनाव बेहद कठिन था आपके लिए। तात्कालिक सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर, जो कई बार चुनाव जीत के सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, 60,000 वोट से 2018 में जीते थे वो, लगभग 60,000 वोट से, उन्हें धराशायी कर देना एक आम कार्यकर्ता के लिए, साधारण कार्यकर्ता के लिए कैसे संभव हुआ? ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने विषयों के लिए पूरी प्रबलता के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में। जो एडजस्टमेंट को सोचेगा वो कुछ नहीं पा सकता, मुझे लगता है। इस तरह की बातें जो थोड़े आर्थिक लाभ के लिए कोई करता है तो वो अलग विषय है। वो राजनीतिक कोई व्यक्ति है तो उसके तरफ हजारों कैमरे उस पर लगे होते हैं लगातार। अभी तो आपका एक कैमरा लगा है, लेकिन उसके हर क्षण, हर पग पर हजारों कैमरे लगे होते हैं, हजारों आंखें देखती। इसलिए आपकी दृढ़ता, आपकी स्पष्टता और आपके
मैं सोचता हूं कि जुनून से ही लोगों को विश्वास पैदा होता है, और इस चुनाव में तो बिल्कुल मैंने यही देखा है। अगर मैं थोड़ा भी ढीला पड़ा हुआ होता तो मैं खत्म हो जाता, और ढीला नहीं पड़ने का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, हमारे राष्ट्रवादी विचार परिवार के साथ काम करते हुए एकदम से इस बात को मन में स्पष्टता के साथ में रखा हूं कि धैर्य, परिश्रम और कठोर परिश्रम यही हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। कवर्धा के झंडा कांड ने या उस विवाद ने एक अलग पहचान आपको दी। आप आखिरी दम तक लड़े, आप आखिरी दम मतलब उस विवाद के पटाक्षेप होते तक। जेल यात्रा भी करनी पड़ी आपको, जेल भी भेजा गया आपको। जेल भेजा गया था साहब, उसमें तो बहुत सारे फर्जी सारे FIR किए थे। आर्म्स एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया था, एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया, माने जो एक्ट लगा करके अंदर कर सकें वैसा करते रहे। छूटने का विषय आता था, एक विषय पर जमानत होती थी तो दूसरा FIR खड़े होकर के उस पर अरेस्टिंग शो किया जाता था। प्रशासन ने मिलकर के बहुत शासन के साथ बहुत गड़बड़ी की थी और उसके कारण जेल जाना पड़ा। लेकिन ये बात अच्छा हो गया, जेल गया तो अभी मुझे समझ में आता है कि जेल में क्या है और उसको क्या होना चाहिए, अब ये बात समझ में आती है। वहाँ पर ध्वज का विवाद जो हुआ था, हमारे भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उस अपमान के लिए सारा जनमानस आक्रोशित था और मैं भी उस पूरे सागर का एक बिंदु था। लेकिन ये बात जरूर है कि जो कुछ परिपाटी कवर्धा में चल पड़ी थी वो बहुत गलत थी। उसके अंश आज भी वहां पर काबिज हैं, उनको भी हटाना है। जिस जेल में आप रहे उसी जेल विभाग के आज मंत्री हो गए। हाँ जी। और उसी जेल की समीक्षा के लिए मैं अभी गया था, तो जिस जेल में रखा गया था उसी जेल में गया था। उस बैरक में गए थे जहां आपको रखा गया? हाँ, वहां पर भी गए थे, वहां पर भी गए थे। तो कुछ रिकॉल हुआ होगा उस समय की बात? सब कुछ रिकॉल हुआ साहब। जेल में समय काटना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुझे ये लगता था कि वो 8x6 के कमरे में अगर कोई दीवार घड़ी लगा देता तो पागल हो जाता आदमी। उस पर घड़ी ना लगा करके एहसान किया था। अगर ऊंचाई पे एक घड़ी लगी होती तो लगातार उस घड़ी को देखते रह जाते और फिर समय काटना मुश्किल हो जाता। जेल में 16 घंटे आपको उस छोटे कमरे में बिताना है। किताबें जितनी हो गई उपलब्ध हो गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। और उस समय मुझे ये लगता था कि मुझे कोई भी और काम दे दिया जाए, यहां से बाहर निकाला जाए, कोई भी काम, लकड़ी चीरने का काम हो जाए, पत्थर तोड़ने का काम हो जाए, कोई किसी को पढ़ना हो, जो भी काम हो जाए वो दे दिया जाए, मैं करूंगा, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। फिर एक मन में भाव आता था कि इस जिंदगी से तो नदी, तालाब, खेत, खलिहान, जंगल के किनारे किनारे बस पैदल घूमते रहें, वो भी ठीक है, यहां ठीक नहीं है, ये भी लगता था। अब ये जरूर लगता है कि जब इस विभाग का काम माननीय विष्णुदेव शाह जी ने दिया है तो उस समय का उपयोग अच्छा हो जाए। तो अब जेलों में स्किल डेवलपमेंट के काम करा करके, वहां पर वर्कशॉप बना करके और वर्कशॉप में लोगों के काम समय का उपयोग करके, और जब वो निकलें तो उनकी कुछ कमाई हो चुकी हो और उनको हम एक फाइनेंस भी बैंक से कराने का आश्वासन देंगे ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी शुरुआत कर सकें। जेल में रहने का ये फायदा जरूर हुआ कि वो सारी प्रक्रिया क्या कर सकते हैं आगे, वो समझ में आई बात। आपने कहा कि प्रशासन ने शासन के साथ मिलकर गड़बड़ी की आपके मामले पे, अब सब ठीक है, आपकी सरकार में सब ठीक चल रहा है? जब गाड़ी तेजी से चलती रहती है तो कोई ब्रेक लगाता है, मोमेंटम होता है, थोड़ा समय लगता है रुकने में और दिशा बदलने में। मैं सोचता हूं रुक करके अब दिशा बदल गई है और पूरी गति से अब ये चीज जब आगे बढ़ेगी तो आपको बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में सब तरह का दिखेगा, प्रशासनिक भी दिखेगा और अन्य तरह के परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखेंगे। आंदोलन के लिए आप काफी जाने जाते हैं। आरोप ये लग गए कि आचार संहिता में भी आपने आंदोलन कर दिया। बतौर गृह मंत्री आप प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद भी आपने आंदोलन कर दिया? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ। चरणदास महंत के घर बंगले घेराव, जब उन्होंने पीएम मोदी को आंदोलन उसको क्यों कहेंगे? उन्होंने कहा कि सर फोड़ना है, वो भी मेरे नेता का। तो मैंने कहा कि मेरा फोड़ लीजिए आप, मैं तो यूं ही गया था कि मेरा सर फोड़ लीजिए। कुछ लोग आ गए साथ में, कोई अलग मामला है, लेकिन वो चाहते तो मैं उनके घर के सामने था, भैया मेरा फोड़ लो, लेकिन ऐसे नहीं बोलो बार बार। आप सीनियर आदमी है, उनको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए गया था उस दिन। तो वो आंदोलन नहीं है, आंदोलन तो बड़ी बात होती। इस पूरे चुनाव में विवाद और विवादित मुद्दे, विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहे। चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है 4 जून का।
कवासी लखमा का बयान हो, चरणदास महंत का बयान हो, खुद भूपेश बघेल जी का बयान हो, तमाम ऐसे बयान जो लगातार सुर्खियों में रहे। क्यों ऐसा, कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना नहीं चाहिए। यह पतन है राजनीतिक परिस्थितियों का, राजनीतिक पार्टियों का, बौखलाहट है उनकी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा जनमानस था, पूरे लोग, मैं सोचता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करना चाहते थे, अधिकतम लोग, और इसलिए उनमें बौखलाहट थी और इसलिए वो कुछ भी बोल रहे थे। मतलब एक ऐसा सांसद चुनना है जो जाकर के नरेंद्र मोदी जी का सिर फोड़ ले या वहां पर जाकर के गाली दे ले, तो ऐसे सांसद थोड़ी चुने जाते हैं भाई। सांसद वो चुने जाते हैं जो क्षेत्र के विषय को उठाएं, सांसद वो चुने जाते हैं जो जाकर के वहां काम करें, वहां पर देश के हित में चर्चा करें। इसका सर फोड़ने वाला सांसद चुनने की बात करना ये कितना दुर्भाग्यजनक है। और उतने बड़े वरिष्ठ नेता के साथ जो खुद ही विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री, विभिन्न पदों पर आसीन रह चुके हैं, उनके द्वारा ये कहा जाना ये बहुत ही गलत बात है। इससे बचना चाहिए। गृह विभाग आपके पास से महत्वपूर्ण विभाग है। गृह विभाग को लेके जो सबसे महत्वपूर्ण होता है पुलिसिंग पे एक विश्वास आज भी लोगों को क्यों नहीं बन पा रहा है? आपने कहा कि गाड़ी स्पीड में चलती है, ब्रेक लगता है, मोमेंटम टूटता है, आने वाले समय में मोमेंटम बनेगा, लेकिन एक विश्वास की बात है, जो पुलिसिंग पे विश्वास जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता है कहीं पे। इस बारे में जरूर ये कहना चाहता हूं कि विगत सरकार में सिस्टम बहुत गड़बड़ हुआ था। उसमें हर जेब में पैसे तलाशे गए थे, ये विषय ज्यादा था। और इसलिए मैंने बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं इसमें, मगर चाहे तो प्रामाणिकता के साथ भी बोल देंगे बाद में। इसमें वर्तमान स्थिति यह है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सबसे यही कहा गया है कि नशे के खिलाफ तगड़ी कार्यवाही आपको करनी है, पुलिसिंग बहुत दुरुस्त हो, सज्जनों के मन में पुलिस को देखकर आशा उत्पन्न हो और दुर्जनों के मन में भय उत्पन्न हो। यह दोनों ही करना है। भय जरूर उत्पन्न होना चाहिए दुर्जनों के मन में। यह पुलिस का धर्म है, यह पुलिस का काम है। हम सब मिलकर के यही कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि पुराने समय से कुछ परिवर्तन आपको अभी दिख रहा होगा और आपके और फीडबैक के आधार पर आगे पूरी कोशिश करेंगे कि बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आए, नक्सलिज्म के लिए भी आए, इन सारी बातों के लिए आए। 2000 से लेकर 2023 तक 15 साल बीजेपी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में। 23 में आप लोगों ने सत्ता में वापसी की 54 सीटों के साथ। कुछ वादे आप लोगों ने किए, वो वादों की स्थिति अभी क्या है? लोकसभा चुनाव में आपने तमाम वादे गिना के आपने वोट मांगे लोगों से, मोदी की गारंटी पे वोट आप लोगों ने अपील की लोगों से। जी देखिए, महत्वपूर्ण विषय जो थे, 2 साल का किसानों का धान का बोनस देना था, 25 दिसंबर को खाते में पहुंचा है किसानों के। उसमें किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदना और 1 क्विंटल के पीछे 3100 रुपया देना। उसमें 925 रुपया जो एक्स्ट्रा होता है, उन्हें समर्थन मूल्य के बाद बोनस की राशि होती है, वो 925 रुपया प्रति क्विंटल की राशि को 4 किस्त नहीं 1 मुश्त देना, यह भी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त महतारी बंधन के अंतर्गत माताओं बहनों को 70 लाख से अधिक माताएं बहनें, उनको 1000 रुपया देना, यह भी प्रारंभ हो चुका है। सीबीआई जांच जो हमको पीएससी के उस एग्जाम की करनी थी, उसके लिए भी विषय आगे बढ़ चुका है। बीरनपुर घटना की सीबीआई जांच वह भी की जा रही है। इस तरह मैं देखता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार ने 5500 रुपए में तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है। विष्णुदेव जी की सरकार ने बहुत काम किया। हाँ, 500 रुपया सिलेंडर देना अभी बाकी है, लेकिन 3 महीने में इस सरकार ने जो कुछ किया है, मैं सोचता हूं कि प्रतिमान है पूरे देश में। देश के किसी और राज्य में इन 3 महीनों में इतने काम हो जाएं, ऐसा नहीं दिखता है। साधराम हत्याकांड भी आपकी सरकार में बड़ा चर्चित रहा, हालांकि आपने कड़ी कार्रवाई उसमें भी करवाई, लेकिन क्यों ऐसी स्थिति बन गई उसी कवर्धा क्षेत्र में? आपके माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा मैं कि कवर्धा में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ऐसे लोगों के नाम जुड़े रखे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है वहां पर। कुछ समाचार चैनलों ने बहुत अच्छा उसमें रिपोर्टिंग किया है और बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं, बहुत सारे डाटा हमारे पास है। मैं बार बार इन सारे विषयों को लेकर के, अब विभाग भी है साथ में, तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई इनको खोजा जाए, ये कौन है, गांव से पूछा जाए ये कौन है, बीएलओ से पूछा जाए ये कौन है। गांव भी लिख कर देते हैं हमको नहीं मालूम, बीएलओ भी लिख कर देते हैं हमको नहीं मालूम, तो है कौन वो लोग और कैसे कवर्धा के गांव गांव में घुस गए। बहुत सारे, मैं 3,000 लोगों को तो हटवाया जा चुका है और उतने सारे नाम वहां जुड़कर रखे थे और उसके बाद अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। मानसिकता क्यों बिगड़ गई कवर्धा में? इतनी मानसिकता क्यों बिगड़ गई कि
ऐसे 4 लोग पकड़ के और धारदार हथियार से गला रेत कर एक बुजुर्ग को मारा जाए, ऐसी मानसिकता कवर्धा में क्यों बिगड़ गई? मैं खुद सोचता हूं और मैं सोचता हूं कि विगत 5-6 सालों में कवर्धा में जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उसके कारण कवर्धा के लोगों में, कवर्धा में ऐसे बाहर से आकर रहने वाले लोगों के कारण मनोभाव बदला है, और मनोभाव ही उसका आधार है, उसका कारण है। परंतु जो भी है वो बहुत दुर्भाग्यजनक था। मेरे ही विधानसभा का क्षेत्र है, मेरे ही घर के पास वो काम करने आते थे, बिल्कुल घर के पीछे काम करने आते थे, और उनके साथ जब हुआ तो मैं पूरे परिवार से मिला, सारा परिवार हमारे साथ है। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है। पूर्व मंत्री जी ने तो उस पर कुछ कहा ही नहीं, जो 60,000 से वहां जीत कर गए थे, कुछ कहा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। क्यों भैया? क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ना, क्यों नहीं बोलते? लेकिन अब यह बात भी तय है, जिम्मेवारी है मेरी, सब कुछ बिल्कुल बेहतर ढंग से ठीक करके कवर्धा को सब पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो जो स्थिति कवर्धा में, जो एक बड़ा संकट है कि लोग कहां से आए, कहां चले गए, कोई वेरिफिकेशन नहीं, रायपुर के पेरीफेरी में भी वही स्थिति दिखाई पड़ती है। खास करके रायपुर दक्षिण में आप गृह मंत्री हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है। क्या कुछ ऐसा एक अभियान या ऐसा कोई एक वेरिफिकेशन का कुछ नियम कुछ निकाला जाए जिससे लोग वेरीफाई हो सके जो हमारे शहर राज्य में रहते हों? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले काम कर रहे हैं। इसमें यह है कि पहले मुसाफिरी वगैरह लिखा जाता था, जिसमें लोग आते जाते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी किसको रहने और बसने की स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता है, उसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है। परंतु जब तक स्थायित्व ना हो किसी का, तब तक की सूचना सबको होनी चाहिए। इस पर पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी जिम्मेवारी होगी, पड़ोसी की जिम्मेवारी होगी, खुद के घर में रहने वाले किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि वो पूरी सूचना दें। और आप जो कह रहे हैं उस पर भी एक सर्वे कराने की जरूरत हो बिल्कुल मैं सोचता हूं कि आपका ये सलाह बहुत अच्छा है, और उस पर मैं एक सर्वे जरूर अभी करवा लेता हूं। आप गृह मंत्री हैं। नक्सलवाद एक ऐसा समस्या जो छत्तीसगढ़ को विरासत में मिला, छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक ऐसा बदनुमा दाग जो धीरे धीरे कम तो हो रहा है। समाप्त होने के लिए आप लोग ने पहली बार डेडलाइन तय कर दिया। देश के गृह मंत्री आते हैं, चुनाव से पहले वो कहते हैं कि 3 साल में समाप्त, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आते हैं, कहते हैं बहुत जल्द समाप्त। लगभग आंकड़े आप लोग देते हैं कि 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या जब से नक्सलवाद हो, एक साथ 29 माओवादियों को, नक्सलवादियों को मार गिराना इतिहास में पहली बार दर्ज किया गया कांकेर क्षेत्र में। वहां के स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि कांकेर अब नक्सल मुक्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। जो 29 नक्सली मारे गए थे उसमें देखिए ये सब दुखद है, इसमें कहीं कोई हर्ष का विषय नहीं है, लेकिन आवश्यक है। आपकी तबीयत खराब है तो आपको दवाई लेना ही पड़ेगा। और हम लोग हाथ जोड़ के, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उनके साथ हाथ जोड़कर इस बात का निवेदन करते हैं कि जो भी नौजवान हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, उनको वापस आना चाहिए, उनको चर्चा करनी चाहिए। पुनर्वास की बहुत अच्छी नीति के साथ सरकार तुरंत ही अब काम करना शुरू करने वाली है, और पुनर्वास के विषय पर किसी को कोई संशय नहीं होगा। इस पूरी बात को सुनिश्चित करने वाली है। सरकार प्रतिबद्ध है बस्तर के गांव में विकास पहुंचाने के लिए, लेकिन बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा हुआ है, तो ये बड़ा मसला है। कैसे कोई आज के युग में भी ये सोचता है कि बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल निकल जाएंगे? ऐसे नहीं होता है भैया। इतने दिनों तक देख लिया, अब और कब तक? बस्तर के लोग आखिर कब तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, इसके लिए कब तक परेशान रहेंगे? कब तक उनको ये मौलिक सुविधाएं न दी जाएं? और क्यों न दी जाएं? और अगर यही है तो जल जंगल जमीन बस्तर के आदिवासियों का है, जो कहते हैं, हम भी कहते हैं भाई जल जंगल जमीन बस्तर के आदिवासियों का है, उनकी पहली प्राथमिकता उनकी है, उनका हक है। लेकिन इस बात की स्पष्टता के साथ काम करना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है करने के लिए। इस मार्ग में जो भी आएंगे चर्चा की जाएगी या सख्ती की जाएगी। 29 लोग जो वहां पर मारे गए थे उनके नाम भी जारी किए नक्सलियों ने, उसमें कोई ये नहीं है उनके। उसमें भी सियासत हो गई भाई, वही बात है। देखिए 8 अप्रैल से 6-7 अप्रैल को हमारे विभाग ने कहा कि 50 नक्सली मारे गए। 8 तारीख को नक्सलियों ने भी नोट जारी करके, प्रेस नोट जारी करके कहा कि 50 मारे गए। दूसरी बार जो कांकेर की घटना हुई उसमें 29 नक्सली मारे गए।
नक्सली मारे गए हैं इसकी घोषणा विभाग ने की। थोड़े दिन, एक दिन बाद भूपेश जी और अन्य लोगों ने कहा हमने पता कर लिया और ये सब फर्जी एनकाउंटर था। उन्होंने फर्जी कहा और ठीक 18 तारीख को फिर से नक्सलियों का प्रेस नोट है जिसमें उन्होंने 29 के नाम पते के साथ दे दिया। अब एक बात बताएं आप कि कुछ भी आपको नहीं मालूम है, आप फर्जी बोल दोगे तो आप जवानों के शौर्य को, जवानों की ताकत को, उनके माध्यम को आप खत्म करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? क्यों कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में, और वह भी इस तरह के सेंसिटिव मसले पर? अगर न किया हो कुछ तो कोई बात नहीं, चुप तो रहिए। मतलब अगर आपको, आप पक्के हैं तो आप बताइए, और नहीं तो आप यूं ही बोल दे रहे हैं। आप नेता हैं भाई, आपके पीछे फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, आपका ट्वीट रिट्वीट होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। नेता तो है, 3 महीने पहले तक राज्य के मुख्यमंत्री थे और हाँ, राज्य के आपने मुख्यमंत्री थे। अभियान भी चलाया था कि विश्वास विकास संवाद, उससे नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। वो बढ़ा है। 257 ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं जो स्वीकृत थी 25, 15, 16 से। 1 किलोमीटर नहीं बनाया उसमें। क्यों नहीं बनाया भैया? 80, 90 से 100 पुल और पुलिया है जिसको बनाना था, अभी नहीं बनाया। अभी हम लोगों ने 10 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें पूर्ण की सुरक्षा के साथ, 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कें पूर्ण की, बड़ी सड़कें हैं, और 10 लगभग पुल पुलिया, 10 या 15 पुल पुलिया अभी तय किए हैं, और बाकी के लिए प्रोजेक्ट बनाकर रखा है भैया, इतने दिनों में कंप्लीट करना है। हमारा एक सैनिक, मैं आपको बताऊं, इसी कांकेर के उस विषय को लेकर के एक सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने, उनके ऊपर 29 की रात को वो लोग निकले थे और 30 की सुबह उन्होंने कार्यवाही की, रात भर चले थे, और उस बीच में भालू ने 30 को उनके ऊपर हमला कर दिया। तो वो अभी एडमिट है अपने जगदलपुर के हॉस्पिटल में। तो उनके एसपी साहब ने उनसे पूछा कि भाई तुमने गोली क्यों नहीं चला दी? तो बोले जानवर पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर में बिल्कुल। इतना फॉलो करने वाले जवानों पर ऐसे आरोप लगाए जाने कि वो फर्जी एनकाउंटर कर दे रहे हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। भाजपा भी विपक्ष में रही, भाजपा ने नहीं कहा कभी आपने कोई एनकाउंटर किया नहीं किया, आप जानो, लेकिन कोई फर्जी एनकाउंटर की बात नहीं की। देखिए भैया, नक्सलिज्म को खत्म करना है, सबको मिलकर साथ आगे बढ़ना होगा। कम से कम कंफ्यूजन तो क्रिएट ना करें भाई ये लोग, ये बात तो आवश्यक है ना। हिड़वा के गांव तक पहुंच गए आप लोग? जी, पुअर्ती गांव है, वहां पर हिड़मा की माता जी भी थी और उनका भी मेडिकल चेकअप किया गया। लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन पहुंच रहा है, हाई मास्क लाइट लगा है। वहां 40 साल के बाद तिरंगा फहरा है और शायद पहली बार वहां पे वोट डले हैं। हिड़मा का गांव पुअर्ती को सिलगेर में पोलिंग बूथ शिफ्ट किया गया जी। 5 गांव मिला के पोलिंग बूथ लगाया जी। गया। 33 वोट पड़े पहली बार वहां पे। वोट पड़े हैं, वो काउंटिंग जो भी है, वोट पड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र के लिए लोगों ने मतदान किया है। मेरे पास गाना है, मैं आपको दिखाऊंगा, और उसमें सिलगेर के बच्चे वो गाना गा रहे हैं कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना है, सबसे मेलोडियस गाना आप सुनेंगे तो वो बस्तर की पुकार है भैया। वो बस्तर के बच्चे वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करें जीवन में। ये कब तक आखिर उनको बंद करके रखा जाएगा उन जंगलों में? कब तक सड़कें नहीं बनेंगी, वो बाहर नहीं आ पाएंगे? हम लोगों ने एक अभियान किया था अभी, सिलगेर, पुअर्ती, टिकलगुड़ा, इन स्थानों से युवाओं को लेकर हम रायपुर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा लेके गए थे। विधानसभा लेकर आए थे। 25 साल तक के लड़के लड़कियां ऐसे थे जिन्होंने टीवी नहीं देखा था। अभी आप इमेजिन करें, आज के युग में दुनिया के अमेजन के अंदर जंगलों में रहने वाले, उनको भी टीवी की दिक्कत नहीं है भाई। यहां पर भी जंगल जंगल ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ, उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लोग तो बस्तर के लिए पागल हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि इतना लोगों को जाना शुरू हो जाएगा। आज नहीं जाते हैं, सिर्फ नक्सलिज्म के कारण नहीं जाते हैं। बिल्कुल से, जबकि केरल से बड़ा क्षेत्रफल है। हाँ, केरल से बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बीजापुर वगैरह मैं अभी और दौरे पर गया, सब जगह गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं बताऊं, मतलब मैं तो वहीं बस जाऊं ऐसे लगता रहता है। गृह मंत्री अगर बीजापुर जाएंगे महीने में एक बार, तो एक अलग संदेश जाएगा। महीना आप लंबा कह रहे हैं, महीना लंबा हो जाएगा, जल्दी जाना होगा। अब चुनावी कुछ बात आपसे कर लेता हूं मैं। चुनाव संपन्न हो गए 11 सीटों पे, आप लोग पहली बार 54 सीटों के साथ विधानसभा पहुंचे। आपने टारगेट किया है कि 11 की 11 सीटें आपको जीतनी है। 2019 के चुनाव में पहली बार बीजेपी 10 से नीचे 9 तक पहुंची, 11 तक जाने का टारगेट है। क्या लगा चुनावी माहौल? जनता के मन में विश्वास है भाजपा के सरकार के प्रति। विष्णुदेव जी की सरकार ने गजब काम किया है।
और प्रो इनकम्बेंसी दिखती है, मतलब 10 साल भी किसी की सरकार रह जाए, आप ध्यान करें मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल चली थी और उसके बाद कितनी गजब की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल चली है, कितना गजब का प्रो इनकम्बेंसी उनके लिए है, उन्हें कितना बड़ा फर्क है दोनों में। तो दोनों ही बातें केंद्र सरकार के द्वारा किए गए बहुत सारे काम, जिसमें पहले विकासात्मक और दूसरे देश की मनोदशा को मजबूत करने वाले, देश की परिस्थितियों को मजबूत करने वाले कार्य, दोनों ही कार्य, और विष्णुदेव सरकार के कार्य, इन दोनों को मिलाकर के बहुत मुझे लगता है कि 11 की 11 सीटें जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी, लगभग 6-7 सीटों का आकलन कर। चुनाव तो लड़ते हैं, उन सबको अपना अपना विश्वास होता है, वो कोई बात नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये लगता है, और लगना भी चाहिए भाई, तब तो आदमी लड़ पाता है, लेकिन वास्तविकता के साथ आकलन करना चाहिए, आकलन का आधार कुछ होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इन दोनों ही बातों के साथ उनका जो सोचना है उनको पुनर्विचार करके ही बोलना चाहिए उस विषय पर। कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि 3 माह में ये सरकार अलोकतांत्रिक हो गई? लोकतंत्र पे कहाँ चोट दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस को आपकी नजर से? हाँ, मुझे कोई बताए, अगर महादेव ऐप के विषय पर छापा पड़ते हैं और महादेव ऐप के विषय पर अगर कार्रवाइयां होती हैं तो सरकार इनको अलोकतांत्रिक लगती है क्या? आपके शराब वाले विषय पर अगर छापा पड़ता है तो अलोकतांत्रिक लगती है क्या? ईडी की कार्यवाहियां अगर हो जाती है तो अलोकतांत्रिक सरकार लगती है क्या? नशे के व्यापार करने वालों के नसबल तोड़े जाते हैं तो सरकार अलोकतांत्रिक लगने लगती है क्या? किस बात पर सरकार अलोकतांत्रिक लगती है भाई, स्पष्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, विजय शर्मा 10 साल बाद कहां होंगे? मैं 10 साल बाद किसी गांव में एक जमीन पर बैठकर जनता से उनके विषयों को समझते हुए और उस पर अपना प्राण लगाते हुए दिखूंगा आपको। 5 साल में उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अब धरातल पे रहेंगे? ईश्वर की कृपा रहे, ऐसे ही बनाए रखें तो ईश्वर की मैं आभारी रहूंगा, बिल्कुल ऐसे ही रखें तो आभारी रहूंगा। बहुत शुक्रिया सर। ये थे विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, एक युवा नेता, और लगातार जो अपनी पहचान एक प्रदेश भर से नहीं पूरे देश भर में जो अपनी पहचान स्थापित कर एक हिंदूवादी नेता के तौर पे, आने वाले भविष्य निश्चित तौर पे जो है वो कर्मों पे ही तय होगा कि जिस तरह से कह रहे हैं कि 10 साल बाद भी वो जमीन पे बैठ के लोगों की समस्याओं को सुनते रहेंगे, तो ईश्वर इनकी बातों को सच साबित करे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।